हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास नंबर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ये हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हमने पिछली लास्ट वाली क्लास में ये पढ़ा था कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जो सामंतकालीन भारत के अंदर हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि राजपूत जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि जब सम्राट हर्ष की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद में भारतवर्ष की राजनीतिक एकता जो हो गई वो क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई थी। और उस युग में क्या हुआ, बहुत सारे नए राजवंशों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जो सामाजिक रूप से क्या कहलाए, राजपूत कहलाए थे। जो सामाजिक रूप से क्या कहलाए थे, राजपूत कहलाए थे। और इसलिए इस युग का जो नाम है वो क्या कहलाए थे, राजपूत युग कहलाया था। और इसीलिए इस युग का नाम क्या पड़ा, राजपूत युग पड़ा था। और मतलब इस काल में कम से कम 647 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक जो राजपूत की उत्पत्ति का जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा विवादग्रस्त भी रहा है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख मतलब किसके लिए करते थे वो लोग, कि कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है। ठीक है। और राजपूतों पर अब तक कोई भी ऐसा एक मत नहीं है, सबके अलग अलग विचार थे। हमने इसमें ये पढ़ा था कि बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग विचार दिए। जो एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो उसके आधार पर उसमें ये कहा है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य व जो चौहान जो हैं ये किसके, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, मतलब अग्निवंशी है। और आबू धाबी पर जो एक विशिष्ट जी का एक यज्ञ, एक क्या था, एक अग्निकुंड था, जिसमें से परमार, प्रतिहार, चालुक्य व चौहान इन आदि राजपूतों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। राजपूतों के जो 4 वंश, इनको क्या कहा जाता है, अग्निवेदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्निवादी कहा जाता है। जो गौरी शंकर ओझा थे उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी, प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानी गई थी। और जो कर्नल टॉड थे, जो प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने क्या कहा था कि अग्निकुंड के आधार पर विदेशी बताया था। उन्होंने कहा था कि अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर उन्हें हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत कर लिया गया था। डॉक्टर दशरथ वर्मा के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, वो ब्राह्मणों से हुई है। और चौहान वंश जो है, जो चौहान वंश का जो है ना, वो आदि वत्स ग्रोथ का क्या था, ब्राह्मण था। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, सबके अलग अलग मत हैं, वो रहे हैं। ठीक है। और जो राजपूतों के विभिन्न वंशों की उत्पत्ति भारत के प्राचीन क्षत्रिय कुलों से हुई है, जिनमें जो उनमें जो प्राचीन परंपरागत आत्मान, राष्ट्र प्रेम, हिंदू प्रेम के प्रति गौरव की भावना क्या करके ये बराबर पाई जाती है। अब पढ़ेंगे जो उसके प्रमुख राजवंश थे वो कौन कौन से थे। जो कल्लड़ की राज तरंगिणी है उसमें कितने 36 राजकुलों का वर्णन मिलता है। कितने का मिलता है, जो कल्लड़ की राज तरंगिणी है उनमें 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है। और जो प्रमुख राजपूत व राजवंशों के कौन कौन से, एक तो है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन से, देखिए यहाँ पे इसको ले सकते हैं, एक तो है गुर्जर प्रतिहार वंश, एक तो है गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरे कौन से थे, दूसरा था पाल वंश, जरूरी, पाल राजवंश। तीसरे थे चहमान राजवंश। और चौथा कौन सा, जो एक है चंदेल राजवंश। कौन से, चंदेल राजवंश थे। और पांचवा कौन सा रहता है, परमार। पांचवा है परमार राजवंश, पांचवा था परमार राजवंश। और छठा कौन सा है, गहड़ावल राजवंश। छठा है गहड़ावल राजवंश। सातवां कौन से हैं, कलनपुरी राजवंश। और आठवां कौन से थे, चालुक्य या सोलंकी वंश। कौन सा था, चालुक्य या सोलंकी वंश।
तो कौन कौन से राजवंश जो रहे हैं प्रमुख राजपूतों के, कल्हड़ की राज तरंगिणी में तो 36 राजपूतों का वर्णन मिलता है। और जो कुछ प्रमुख राजवंश जो कौन कौन से निम्न है, एक तो है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है पाल राजवंश, तीसरे हैं चाहमान राजवंश, चौथे कौन है चंदेल राजवंश है, पांचवे कौन से हैं परमार राजवंश है, छठा है गहड़ावल राजवंश, सातवां है कलनपुरी राजवंश और आठवां कौन है चालुक्य या सोलंकी के राजवंश। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश का था, मतलब जो अग्निकुल के राजपूत हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्व मिला है वो प्रतिहार वंश मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश को मिला है, जिन्हें गुर्जरों से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। जिनका गुर्जर से इनका जो संबंध होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। दूसरा है कि परंपरा के अनुसार हरिवंश को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, परंपरा के अनुसार हरिवंश को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापक माना जाता है, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन, नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ठीक है, प्रतिहार वंश की प्राथमिक जानकारी पुलकेशन द्वितीय, किसके, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के, किससे, ऐहोल अभिलेख से, बाण के हर्षचरित से और ह्वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती। प्रतिहार वंश की जो जानकारी मिलती है, एक तो वो पुलकेशन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें से भी जानकारी मिलती है, जो बाणभट्ट ने उनके जो हर्षचरित लिखी है उससे जानकारी मिलती है, और ह्वेनसांग के विवरणों से क्या होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसकी, गुर्जर प्रतिहार वंश की। प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में था। किसमें था, प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था। यह गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों तक फैला था। मतलब जो प्रतिहारों का राज्य था वो उत्तर भारत के बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों तक क्या हुआ था, फैला हुआ था। अगला है नागभट्ट प्रथम, ये 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। जो नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों से पश्चिमी भारत की क्या करी थी, रक्षा करी। मतलब जो पश्चिमी भारत था उससे जो सिंध के अरब शासकों से उन्होंने उसकी रक्षा करी थी। ग्वालियर प्रशक्ति में उसे मलेच्छों मतलब सिंध के अरब शासक का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक किसको कहा गया है, पश्चिम जो ग्वालियर प्रशक्ति में उसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। किसको नागभट्ट प्रथम को कहा गया, उसको ये उपाधि जो है दी गई है। आगे है कि वत्सराज, जो कौन, आगे कौन रहा है, वत्सराज। देखिए जो प्रतिहार वंश थे, प्रतिहार वंश के जो शासक रहे हैं वो कैसे कैसे रहे हैं, ये देखिए प्रतिहार वंश के जो शासक रहे हैं उनके नाम बताते हैं कौन कौन से रहे हैं। देखिए प्रतिहार वंश के जो शासक रहे, प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार वंश के जो शासक रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले कौन रहे, नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम। ये कब से कब तक रहे, 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में, ये तो पहले रहे, उसके बाद आए दूसरे कौन, एक तो जो उल्लेख मिलता है वत्सराज का, किसका, वत्सराज का। इनका कब से लेकर कब तक है, 778 से लेकर 805 तक इनका उल्लेख मिलता है। तीसरे कौन है, नागभट्ट द्वितीय, तीसरे कौन है, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय हैं, जिनका कब से लेकर कब तक का उल्लेख मिला है, 805 से लेकर 833 तक। किससे, 805 से लेकर 833 तक इनका उल्लेख मिला है।
उसके बाद हैं चौथे। चौथे देखिए, चौथे वाले किसका उल्लेख मिला है? मिहिर भोज का। किसका? मिहिर भोज का भी उल्लेख मिलता है, जिनका कब से लेकर कब तक? 836 से लेकर 882 ईस्वी तक जिनका शासनकाल बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? पांचवा मिलता है महेंद्रपाल का। किसका? महेंद्रपाल का। महेंद्रपाल का जो उल्लेख है वो कब से लेकर कब तक मिलता है? 885 से लेकर 910 ईस्वी तक। कब तक? 885 से लेकर 910 ईस्वी तक मिलता है। तो जो प्रतिहार वंश में किस किस का उल्लेख जो है मिलाया गया है, ये देखिए, एक तो नागभट्ट प्रथम का, दूसरा वत्सराज का, तीसरा नागभट्ट द्वितीय का मिलता है, महिर भोज का मिलता है, और पांचवा इसका मिलता है महेंद्रपाल का। देखिए, जो प्रतिहार वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसको कहाँ से ज़्यादातर बोलते हैं? उज्जैन से। मतलब इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। और यह वंश क्या था? का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और उन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही अरबों को जो सिंध में जो आगे बढ़ने से रोका। इसीलिए इनको किसकी उपाधि, इनको उपाधि भी मिली थी प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में। जो महेंद्रपाल है ना, जो 5वें नंबर के, इनके दरबार में सबसे सुप्रसिद्ध रचनाकार कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर है, वो निवास करते थे किसके में? जो महेंद्रपाल है उनके में। ठीक है, और ये जो जो कौन है? नागभट्ट जो प्रथम है, इन्होंने जो अरबों को सिंध में आगे बढ़ने से रोका था, इसीलिए इनको उपाधि किसकी दी गई थी? मलेच्छों का नाशक कहा गया था। क्या कहा गया था? मलेच्छों का नाशक जो है इनको कहा गया था। आगे है कि वत्सराज, जो 780 से लेकर, इनको बोलते हैं 780 या फिर 778 भी इनको कहा जाता है। 778 से लेकर 805 ईस्वी तक इनको माना जाता है कि इस वंश का शक्तिशाली शासक था। वत्सराज के बाद उनका पुत्र कौन? नागभट्ट द्वितीय। कौन? नागभट्ट द्वितीय, जिनको बोलते हैं कि 800 से लेकर या 805, 800 से लेकर या 805, ये दो मत इस पे मिले हैं कि 800 से लेकर या 805 या 833 तक गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करके किसकी, उसे प्रतिहार साम्राज्य की किसको बनाया? राजधानी बनाया। किसको बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया। आगे है कि महिर भोज। कौन? महिर भोज के पुत्र ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को। किसको? महिर भोज थे। उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय के बाद बैठे कौन थे? महिर भोज बैठे थे। तो महिर भोज के पुत्र ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया, और तथा अधिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। महिर भोज के जो पुत्र थे, कौन? जो महिर भोज के पुत्र ने राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण द्वितीय को, उनको हराया और मालवा पर क्या किया? उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। आदिवराह तथा प्रभास जैसी उन्होंने क्या करी? उपाधियां धारण करी थी। ठीक है, महिर भोज के पुत्र कौन? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन? राजशेखर निवास करते थे। इंपॉर्टेंट है कि ये जो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में किसके में? महेंद्रपाल जो थे, महिर भोज का जो पुत्र था, उन्हीं को ये आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण थी। और इन्होंने क्या किया था? कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। और जो सबसे एक प्रसिद्ध विद्वान जो थे, राजशेखर। कौन? राजशेखर जो थे वो निवास करते थे, प्रसिद्ध रचनाकार थे। एक प्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर जो निवास करते थे किसके में? महेंद्रपाल के दरबार में। और राजशेखर ने कपूर, मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्व, शालमंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरे विलास जैसी प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना करी है। जो राजशेखर है, जो महेंद्रपाल के शासक में रहा करते थे, इन्होंने ही कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्व, शालमंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरे विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की क्या करी है? इन्होंने रचना करी है। आगे है कि महिपाल इसी वंश का एक कुशल एवं प्रतापी शासक। जो महिपाल थे वो इसी वंश के ही एक कुशल और एक प्रतापी शासक था। इसने शासनकाल में बगदाद निवासी कौन? अल मसूदी। बगदाद निवासी अल मसूदी जो था वो गुजरात में आया था। जो महिपाल जब शासन कर रहे थे, इन्हीं के वंश, ये इसी प्रतिहार में वंश में एक शासक रहे हैं महिपाल।
और इन्हीं के शासनकाल में एक बगदाद निवासी कौन अल मसूदी है, ये कहाँ आया था, गुजरात आया था। महिपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन जो है वो प्रारंभ हो गया था, मतलब खत्म होना जो स्टार्ट हो गया था किसके शासनकाल में, महिपाल के शासनकाल में। और इसके बाद महेंद्रपाल तृतीय, देवपाल, विनायक पाल और विजयपाल जैसे कमजोर शासकों ने क्या किया, शासन किया। इसके बाद महिपाल के बाद में महेंद्रपाल के, इसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय हो गए, देवपाल हो गए, विनायक पाल हो गए और विजयपाल जैसे कमजोर शासकों ने क्या किया था, यहाँ पर शासन किया। हेंगस्वांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। मतलब जो हेंगस्वांग आए थे, हेंगस्वांग था, ये कब आया था, हर्ष के दरबार में आए थे। और इन्होंने ही क्या कहा था कि गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। क्या कहा था, दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें हमने जो पढ़ा क्या क्या, जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राजपूत वंश था ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन वीरों के साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजपूत राजवंश था, जिसके शासकों ने उत्तर मध्य भारत के बड़े हिस्से पर मतलब 8वीं सदी के बीच शासन किया। और इस राजवंश का प्रथम संस्थापक कौन था, नागभट्ट था, जिसके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में किसको बनाया, कन्नौज की राजधानी बनाया। और कन्नौज की राजधानी किससे बनाया था, जो इनका नागभट्ट, उसका पुत्र जो था महेंद्रपाल, उन्होंने बनाया था। ठीक है। प्राचीन काल में जो राजस्थान और जो गुजरात के भूभाग को क्या कहा जाता था, गुर्जर कहते थे। और यही जो गुर्जर, इनको क्या कहा जाने लगा, गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाने लगा। ठीक है। और ये जो महिरभोज हैं, ये प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। और इसने एमपी को अपने अधीन, मतलब प्रदेश है उसको अपने अधीन कर लिया जाता। कहा जाता है कि बंगाल के राजा देवपाल ने महिरभोज को पराजित किया था। बताते हैं महिरभोज के बारे में, ठीक है, कि उनको बंगाल के राजा देवपाल ने महिरभोज को पराजित किया था। इन्होंने भारत के उत्तरी भाग पर लगभग 49 वर्षों तक जो है शासन भी किया था। और इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। और इन्होंने भोजपुर नामक क्या बताया था, शहर भी बनाया था। किसने बसाया था, महिरभोज ने भोजपुर नामक शहर भी बसाया था। और जो मुसलमानों को दक्षिण से पूर्व में बढ़ने से रोका था। और जो महिरभोज थे, इन्हीं का पुत्र कौन था, महेंद्रपाल हुआ। इन्हीं का पुत्र कौन हुआ, महेंद्रपाल हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में, जो चौहान वंश है, इसको चौहान या चाहमान वंश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चौहान वंश या चाहमान वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाहमान वंश भी कहते हैं इसको चौहान या चाहमान राजवंश भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि वसुदेव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, देखिए, जो कुछ विद्वान हैं इन्हें सूर्यवंशी या कुछ विदेशी कुल से उत्पन्न मानते हैं। और इस वंश का प्रमुख शासन अजमेर के पास सांभर में थी। जब तक प्रतिहारों का प्रभाव था, चाहमान वंश का क्या रहा, दबदबा रहा। और जो प्रतिहार वंश के कमजोर होने पर इस वंश का क्या करने लगा, प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है। और जो वसुदेव हैं, उनको चौहान वंश के संस्थापक कौन था, वसुदेव था। इससे अपनी राजधानी अजमेर के निकट कहाँ, शाकंभरी, किसने बनाई, शाकंभरी में स्थापित करी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, अजमेर के निकट शाकंभरी में स्थापित करी थी। आगे है, आगे है कि चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जो चौहान शासक हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के आरंभ में वक्त पितराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किसने, 10वीं शताब्दी के आरंभ में वक्त पितराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को क्या कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र कौन, अजयराज, 12वीं शताब्दी में थे। ने अजमेर नगर की स्थापना कर उसे अपने राज्य की राजधानी बना। जो पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र कौन, अजयराज ने ही अजमेर नगर की स्थापना करी और उसके बाद उसको क्या बनाया, राज्य की राजधानी बनाया था। आगे है कि
विग्रहास चतुर्थ बीशलदेव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? विग्रहास चतुर्थ बीशलदेव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने तोमर राजाओं को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिए थे। जो तोमर राजा थे उनको पराजित करके इन्होंने क्या कर लिया था? दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। यह विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। कौन? विग्रह चतुर्थ बीशलदेव है ना, ये विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। इसने हेरकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना भी करी। इन्होंने क्या? हेरकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना करी है। इसके दरबार में ललित विग्रहाज का रचनाकार कौन? सोमदेव रहता था। कौन? इनके दरबार में ही ललित विग्रहाज का रचनाकार कौन? सोमदेव रहता था। आगे है कि इस वंश का सर्वाधिक उल्लेख शासन और ऐतिहासिक महत्व का शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय था। जो एक ऐतिहासिक महत्व का शासन पृथ्वीराज तृतीय था, जिसकी चर्चा लोक कथाओं में भी मिलती है। और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इनको 1178 ईस्वी में चौहान वंश का क्या बना था? ये शासक बने थे और इन्हें राय पिथोरा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राय पिथोरा भी कहा जाता है। आगे है कि 1191 मतलब 1191 तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में मुस्लिम सत्ता का क्या किया था? मार्ग को प्रशस्त किया था। मतलब 1191 में ये जो पृथ्वीराज और उनके बीच में किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को मतलब क्या करके उनको पराजित करके मुस्लिम सत्ता का क्या किया था? मार्ग प्रशस्त किया था। पृथ्वीराज के दरबार में भयानक भट्ट, विद्यापति, गौड़, पृथ्वीराज भट्ट, बागीश्वर तथा चंद्रवृदय आदि विद्वान जो है निवास करते थे। पृथ्वीराज के दरबार में ही कौन कौन निवास करते थे? एक तो ये बागीश्वर तथा चंद्रवृदय आदि विद्वान जो है निवास करते थे। किसके दरबार में ही? पृथ्वीराज के दरबार में ही निवास किया करते थे। ठीक है। और ये जो चौहान आगे दिया हुआ है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का विवरण मिलता है। किसमें? हम्मीर एक महाकाव्य है, उसमें चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। आगे है कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवृदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जनानायक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना करी। जो पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश की महाकाव्य की रचना किसने करी है? राजकवि चंद्रवृदाई ने करी है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी यहाँ से गया है कि पृथ्वीराज रासो है, ये जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने करी है और कब हुई है? पृथ्वीराज चौहान के उसके काल में ही हुए थे। द्वितीय के काल में चंद्रवृदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश की महाकाव्य की और जनानक ने किसकी? पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना करी है। दिल्ली लेख से पता चलता है कि इस वंश के शासकों ने हिमालय से विंध्य पर्वत तक, कहाँ तक? हिमालय से विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र से कर वसूल लिया था। इस वंश का साम्राज्य दिल्ली, झांसी, पंजाब, राजपूताना और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक क्या था? विस्तृत था। हमने इसमें पढ़ा क्या कि चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? वहगराज चतुर्थ था। अथवा और कौन थे? बीशलदेव थे। और बीशलदेव कवि और लेखक दोनों थे और उन्होंने किसकी? हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की भी रचना करी थी। और इन्हीं के दरबार में राजकवि सोमदेव निवास करते थे, जिसने ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की क्या करी थी? रचना करी थी। और पृथ्वीराज तृतीय हैं इस वंश के अंतिम शासक रहे थे, जिनका 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 में दोबारा से इनके साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको? पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। और पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन? चंद्रवृदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की और पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ने क्या करी थी? रचना करी थी। चौहान जो नरेश हरिराज ने किसमें? आग में जलकर क्या कर ली थी? आत्महत्या भी कर ली थी।
ठीक है, हमने इसमें पूरा पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि चौहान वंश के संस्थापक कौन, वसुदेव थे, और इस वंश के प्रथम प्रतिशाली राजा भृगराज द्वितीय थे, जिन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा मालराजन को पराजित किया था। और इसके बाद इस वंश का विख्यात शासक कौन था, अजराइन जो थे वो हुआ। और जो अजयमेर, जिसमें किसकी अजमेर बनाया था, मंदिर का भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है, अजयराज के बाद अर्णोज राजा हुए, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त भी किया था। और जो 12वीं शताब्दी के मध्य प्रतिभाशाली शासक भृगराज चतुर्थ या बीशल देव था, जिसने तोमारों से दिल्ली जीत ली। और सोमदेव विद्वान जो थे वो इसी की राज्यसभा में रहते थे, जिन्होंने क्या लिखा था, हरिकेली नामक का एक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ये 100 उसमें तक पृथ्वीराज चौहान के शासक रहे हैं। कौन, ठीक है, पृथ्वीराज के राज उसके उन्हीं के शासन काल में जो चंद्र बरदाई जी थे ना, ये राज पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य को लिखा। ये जयचंद के काफी करीब थे, परंतु जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसने जयचंद से को क्या कर लिया था, उनको घोर शत्रु भी बना लिया था। ऐसा बताया जाता है कि इनका फायदा उठाकर राजाओं ने उठाया, और 1191 में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध हुआ। पहले में तो वो जीत गए, लेकिन जब 1192 में दोबारा से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो उसमें क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त कर दिया, और अजमेर व दिल्ली में चाहमान वंश की क्या हो गई थी, शक्ति नष्ट हो गई, और मुस्लिमी सत्ता जो है वो क्या हो गई, स्थापित हो गई थी। बारी आती है किसकी, गहड़ावल वंश की। किसकी आती है, गहड़ावल राजवंश की। गहड़ावल राजवंश के बारे में क्या है कि प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावेशों पर जिन राजवंशों का उदय हुआ, उनमें से गहड़ावल वंश के शासक जो थे वो प्रथम थे, मतलब क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र, मदन लाल का वसई अभिलेख तथा कुमारी देवी के सारनाथ अभिलेख से गहड़ावल वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसके, चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र से, मदन लाल का वसई अभिलेख से तथा कुमारी देवी के सारनाथ अभिलेख से गहड़ावल वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आगे है कि चंद्रदेव को गहड़ावल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने क्या बनाया था, कन्नौज को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रदेव को गहड़ावल वंश का संस्थापक माना था। किसको माना जाता है, चंद्रदेव को। ठीक है, और इसने कन्नौज को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। गोविंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने आधुनिक पश्चिम बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को क्या किया था, दोबारा से स्थापित किया था। और इसने मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए किसका, त्रिशुक दंड नामक कर लगाया था। किसने, गोविंद ने। ठीक है, त्रिशुक दंड नामक इन्होंने क्या लगाया था, कर भी लगाया था। आगे है कि गोविंद चंद्र एक विद्वान शासक था। पृथ्वीराज रासो से इसके और चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध के बारे में क्या चलता है, इनके बारे में भी पता चलता है। और देखिए, आख्यानों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, जिससे उनके बीच में थोड़ी क्या हो गई थी, दुश्मनी सी भी पैदा हो गई थी, ऐसा बताते हैं। और जयचंद के दरबार में प्रख्यात कश्मीरी विद्वान कौन, श्रीहर्ष निवास करते थे, जिन्होंने नैषध चरित और खंडन खाद्य की क्या करी है, रचना करी है। किसके दरबार में, जयचंद के दरबार में प्रख्यात कश्मीरी विद्वान श्री हर्ष निवास करते थे, जिन्होंने नैषध चरित एवं खंडन खाद्य की क्या करी थी, रचना करी थी। जयचंद ने तारावती के युद्ध में, जो तराइन के विरुद्ध, ये यहाँ पे तारावती, ये तराइन है, ये तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और उन्होंने जो बनारस, जिसको अब वर्तमान वाराणसी को अपनी क्या बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। तो हमने गहड़ावल वंश के बारे में क्या पढ़ा, गहड़ावल वंश में हमने ये पढ़ा। ठीक है, चंद्रदेव ने जो कन्नौज में गहड़ावल वंश की नींव रखी, और गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र विद्वान था, और उसे लेखों में विधि विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है। ठीक है, गोविंद चंद्र के मंत्री कौन, लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना करी थी। और जयचंद इस वंश का कौन था, अंतिम शक्तिशाली
राजन था। एक कहावत है कि उनके अनुसार जो चौहान नरेश पृथ्वीराज द्वितीय ने किसकी, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और जयचंद ने 1194 में मोहम्मद गौरी से चंदाबर का युद्ध लड़ा था। किसका? चंदाबर का युद्ध लड़ा था, जिसमें वो क्या हो गया था, मारा गया था। कौन? जयचंद। अब बारी आती है मालवा व परमार, मालवा का परमार वंश। किसका? मालवा का परमार वंश। देखिए इसमें बताते हैं कि जो वंश है, परमार वंश का उदय प्रतिहारों से मालवा से आधिपत्य नष्ट होने के बाद में हुआ है और परमारों की शक्ति का जो विकास वाक्रपति मंजू ने किया है। और इस वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा कौन थे? श्रीहर्ष थे। और इस वंश का सबसे लोकप्रिय राजा जो रहे हैं, जो शासक रहे हैं, वो कौन रहे थे? भोज रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मालवा के परमार शासन पूर्व में राष्ट्रकूट शासकों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक उपकेंद्र को माना जाता है और इसने धारानगिरी को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसका जो संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? धारानगिरी को, सॉरी, अपनी राजधानी बनाया था और उपेंद्र को इनका संस्थापक जो है वो माना जाता है। आगे है कि सियक द्वितीय को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने राष्ट्रकूटों को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता की क्या करी थी? घोषणा करी थी। और मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाक्य प्रतिमुंज, किसको? वाक्य प्रतिमुंज के समय में हुआ है। इसने त्रिपुरी की कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को क्या किया था? इन्होंने पराजित भी किया था। ठीक है, वाक्य प्रतिमुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था और इसके दरबार में कौन? पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा हलायुध जैसे महान विद्वान जो निवास करते थे। और इनके द्वारा एक झील बनाई गई है, मंजू सागर, मुंज सागर, जो आज तक भी परिशिक्षित है। ठीक है, और मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कौन? सिंधुराज शासक बना और पद्मगुप्त द्वारा रचित नव साहसांक चरित्रम में इसके जीवन चरित्र का क्या किया है? वर्णन भी किया गया है। जो भोज थे, सिंधुराज का पुत्र था और परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसकी राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण उदयपुर प्रशस्ति से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है कि भोज ने अपने समकालीन नरेशों जैसे कल्याणी के चालुक्य हो गए, अहिलवांड के चालुक्यों को क्या किया था? पराजित किया था। किंतु चंदेश शासक विद्याधर के हाथों क्या हो गया था? वो पराजित भी हुए थे। और भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से क्या था? इनको कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों में चिकित्सा शास्त्रों के, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की क्या करी थी? उन्होंने रचना भी करी थी। ठीक है, आगे है कि भोज शिक्षा और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसने धारा में एक सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत महाविद्यालय का भी निर्माण कराया है और इसने भोजपुर नामक एक नगर की क्या करी थी? स्थापना भी करी है। और भोज की मृत्यु पर एक कथा प्रचलित हो गई थी कि अदय धारा निराधरा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान दोनों ही क्या हो गए? निराश्रित हो गए। ठीक है, तो हमने अब पढ़ लिया पूरा गहड़ावल वंश। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा हमारा वंश है? गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का कौन सा? चालुक्य वंश। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक माने जाते हैं। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा क्या थे? संरक्षक थे। और इस वंश के इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में हेमचंद का द्वादश काव्य, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी आदि का उल्लेख जो है वो क्या किया जा सकता है। आगे है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था। इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? मूलराज प्रथम को माना जाता है और इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि भीम प्रथम ने इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किसका? भीम प्रथम। और इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनबी ने आक्रमण करके किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस टाइम पे कौन थे? भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम थे।
अच्छा, इसने सोमनाथ मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण करवाया तथा इसके सामंत विमल ने आबू धाबी पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है कि जो इन्हीं के टाइम पे इसी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर का दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया और इसके सामंत कौन, विमल ने आबू पर्वत पर किसका, दिलवाड़ा मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया है। और इस वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा के परमार शासक ययोवर्मन को युद्ध में पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी थी। और जयसिंह शैव धर्म का अनुयायी था और इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन, हेमचंद्र सूरी जो है वो क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, जयसिंह के दरबार में ही। और कुमारपाल जो है इस वंश का महत्वाकांक्षी शासक था। हेमचंद्र ने इसे जैन धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान और द्युत क्रीड़ा पर क्या लगा दिया था, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे है कि मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने, मूलराज द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने चालुक्य वंश का अंतिम शासक था और इसने चालुक्य शक्ति प्रतिष्ठा को क्या किया था, पुनर्स्थापित किया था। चालुक्य शासकों की राज्य सीमा पश्चिम में कठियावाड़ तथा गुजरात में, पूर्व में कठियावाड़ तथा गुजरात और पूर्व में भिलासा मतलब जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण में बली और सांभर तक क्या हुई थी, फैली हुई थी। अब बारी आती है बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में। किसके, जो बुंदेलखंड के चंदेल थे, चंदेल वंश जिसको कहा जाता है, उसके बारे में। कि प्रारंभिक चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। जो प्रारंभिक चंदेल थे वो किसके सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेलों को अत्रि के पुत्र चंद्रादित्य का वंशज कहा जाता है और इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जयसिंह अथवा गेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग बुक्ति के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। हर्ष रहित का पुत्र था। इसने प्रतिहारों को अपनी स्वतंत्रता घोषणा करने की कही और खुजराहो अभिलेख में इसे परम भट्टारक कहा गया है, जो उसके स्वतंत्र स्थिति को क्या करता है, प्रकट करता है। यशोवर्मन जो थे इस वंश का क्या था, महत्वपूर्ण शासक था और इसने मालवा और चेरी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य के क्या किया था, विस्तार भी किया था। खुजराहो अभिलेख में यशोवर्मन की विजयों का और एवं पराक्रम का क्या मिलता है, वर्णन भी मिलता है। ये यशोवर्मन ने खुजराहो में विष्णु के समर्पित चतुर्भुज मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। किसने, यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन का पुत्र जो धंग था इस वंश का क्या था, प्रसिद्ध शासक था। इसने कलिंजर को अपनी राजधानी बनवाया और ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण क्या करी थी, सफलता प्राप्त करी थी। फरिश्ता के अनुसार धंग सुबक्तगीन के विरुद्ध भिटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल हुआ और इसने सुबक्तगीन ने क्या कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, पराजित किया गया था। धंग एक महान मंदिर निर्माता था। इसने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें जिजनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि क्या है, मंदिर जो उन्होंने इससे बनवाए हैं। ये एक प्रतापी शासक था। इसने न केवल महमूद गजनवी का सफल विरोध किया बल्कि उसे सिंधी करने के लिए भी क्या किया था, उन्होंने बांध किया था। जो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमारदेव अथवा परिमल अंतिम शक्तिशाली शासक बना। प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और ऊदल चंदेल शासक परिमल के राजश्रय में ही थे और आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान से महोबा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या किया था, उत्सर्ग जो है किया था। और इनकी राजधानी कहाँ थी, खुजराहो थी। अब बारी आती है चेदी वंश के बारे में, जिसको आप कुलजुरी भी कहते हैं, मतलब कुलजुरी चेदी वंश भी कहा जाता है। चेदी राजवंश के शासकों को त्रिपुरी के कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कलचुरी के वंश के नाम से भी जाना जाता है। कोकल प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक महिर भोज को क्या किया था, पराजित किया था। किसको, प्रतिहार शासक नहीं थे महिर भोज, उनको क्या किया था, परास्त भी किया था। आगे है कि चेदी शासक
लक्ष्मण राज ने बंगाल, उड़ीसा तथा कौशल को तथा पश्चिम में गुजरात, लाट शासक एवं अमीरों को भी जीता था। कोकल द्वितीय के शासनकाल में कुलचुरियों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई और इसने गुजरात के चालुक्य वंशी शासक चामुंडी राज को क्या किया था, परास्त भी किया था। गांगे देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। इसने अंग, उत्कल, प्रयाग पर अधिकार किया और पाल शासकों से इन्होंने काशी जो है वो छीन ली थी। विजय सिंह थे जो इसका अंतिम शासक रहा है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने इसे पराजित कर त्रिपुरी पर क्या कर लिया था, अधिकार प्राप्त कर लिया था। बंगाल के पाल व सैन वंश, बंगाल के पाल और अब ये बचा सैन वंश। इसमें क्या है कि पाल वंश की स्थापना किसने करी, गोपाल नामक एक सेनानायक ने करी थी। किसने करी थी, गोपाल नायक एक सेनानायक ने करी थी। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र कौन, धर्मपाल है, वो पाल वंश की गद्दी पर बैठा। धर्मपाल एक बौद्ध धर्मानुयायी शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुर विश्वविद्यालय की क्या करी थी, स्थापना करी थी। गुजराती कृति सोढेल ने धर्मपाल को उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि से संबंधित किया है। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात्य कहा गया, उसको क्या कहा गया, परम सौगात्य कहा गया है। और जो देवपाल अपने पिता धर्मपाल की भांति साम्राज्यवादी था। अरब शास्त्री सुलेमान ने देवपाल को राजपूत शासकों से अधिक शक्तिशाली भी बताया है। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करके अपनी योग्यता क्या करी थी, उन्होंने सिद्ध करी थी। संध्याकर नंदी द्वारा चित्र रामपाल चरित पुस्तक में नायक रामपाल को इस वंश का क्या माना जाता है, अंतिम शासक माना जाता है। और रामपाल की शासन अवधि में ही केवत्रों का विद्रोह हुआ था, जिसका वर्णन रामपल्ल चरित में मिलता है। ठीक है, पाल शासकों के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार, कन्नौज तक था और इनका शासन बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक और जलांधर से लेकर कहाँ तक, विंध्य पर्वत तक क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, और देखिए जो पाल वंश है इनका राज संस्थापक किसको मानते थे, धर्मपाल को। और शासन के अभाव में बंगाल में अव्यवस्था अराजकता के कारण गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमणकारियों ने बंगाल के चारों ओर अशांति कर दी थी। तब गोपाल ने शासक संभाला और बंगाल में शक्ति स्थापित करी। ठीक है, गोपाल के बाद उनका पुत्र कौन, धर्मपाल राजा बना और उसने पराक्रम से उत्तर भारत के स्वामी बन गए। और धर्मपाल की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन बैठा, देवपाल गद्दी पर बैठा और 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का जो पाल राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार में चला गया। और धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध कौन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सैन वंश सत्ता में आ गया। कौन आ गया, सैन वंश जो है सत्ता में आ गया था। पाल वंश के कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शासक रहे वो कौन कौन से रहे, देखिए पाल वंश के जो महत्वपूर्ण शासन रहे वो कौन कौन से रहे थे। एक तो गोपाल ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। उनके बाद कौन आए, धर्मपाल आए। धर्मपाल के बाद महिपाल, महिपाल के बाद न्यायपाल और न्यायपाल के बाद रामपाल। ये इनकी क्या मिलती है, चर्चा मिलती है, ये इन सभी राजवंशों की। अब बारी आती है किसकी, सैन वंश की। पाल वंश के पतन के बाद सैन वंश के शासकों ने बंगाल और बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करी और इनकी राजधानी क्या थी, लखनौती थी। इनकी राजधानी क्या थी, लखनौती थी। और सैन वंश के शासक मूलतः कर्नाटक के निवासी थे जो बंगाल में आकर बस गए थे। और इस वंश के शासकों ने पुरी, काशी, प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए, जिससे ये पता चलता है कि सैन शासकों ने समकालीन शासकों से काशी और प्रयाग छीनकर अपने साम्राज्य का क्या किया था, इन्होंने विस्तार किया था। आगे है कि इस वंश का शासक सामंत सेन था, जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है। और विजय सेन सबसे प्रतापी शासक था। इसने विजयपुरी और विक्रमपुर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। किसने करी थी, विजय सेन ने करी थी। आगे है कि विजय सेन की मृत्यु के बाद
बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना और इसने बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का क्या किया जाता है, श्रेय दिया जाता है। बल्लाल सेन एक विद्वान शासक था। इसने दाशन नगर को अपने अद्भुत दाशन नगर और अद्भुत सागर 2 ग्रंथों की रचना करी है। लक्ष्मण सेन एक विजेता था तथा साम्राज्यवादी शासक था। इसने गढ़वाल शासक जयचंद्र को क्या किया था, पराजित भी किया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक प्रसिद्धि विद्वान तथा लेखक निवास करते, जिसमें जयदेव धोई और हलाल युद्ध के नाम जो है क्या है, उल्लेखित है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के वो क्या है, सबसे पहले करते हैं कि राजपूत कालीन जो समाज है ये कैसा रहा है। ठीक है, इनकी जो स्थिति रही है वो कैसे रही है। सबसे पहले ये करते हैं कि जो शासन व्यवस्था रही वो कैसी रही। इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। क्या देते, एक निश्चित आय वो किसको दिया करते थे, राजा अधिपति को दिया करते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी और उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी और इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांवों पर बहुत अधिक जो है प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, इसके अंदर अब बारी आती है सामाजिक स्थिति। उनकी शासन व्यवस्था देखिए, अब उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति वो कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग जो है मुक्त थे। मतलब उसमें क्या होती थी, इन लोगों में वर्ण व्यवस्था होती थी। क्या होती थी, विवर्ण व्यवस्था थी। और इन लोगों के व्यवसाय के नाम पर ही उनकी जाति का नाम पड़ जाता है। जैसे कोई सोने का व्यवसाय करने वाले तो उनका क्या रख देते थे, सुनार रख देते थे। ठीक है, और राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुण गाथाएं भी जो है गाने जाने लगी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह और सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था इसमें, और महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था। और इस समय क्या हो गई थी, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच क्या हो गई थी, संकुचित हो गई थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी कि इसमें लोगों के व्यवसाय के नाम पर उनकी जाति का नाम पड़ता था। जैसे सोने का व्यवसाय करते थे वो उनको सुनार बोलते थे। खान पान में ये लोग गेहूं, दालें, ज्वार, मक्का, चावल वगैरह ऐसी चीज़ों को खाया करते थे। मदिरा का प्रयोग भी करते थे। परंतु जो ब्राह्मण होते थे उनको प्रथम स्थान प्राप्त था। वह मांस और सुरा का सेवन जो है नहीं करते थे। वस्त्र और आभूषण, धोती, चादर वगैरह ये सब चीजें पहनती थी। स्त्रियां हार, कुंडल, अंगूठी इस टाइप के पहनती थी। मनोरंजन के लिए जुआ हो गया, जुआ खेलना, आखेट करना, संगीत, नृत्य ये सब थे। राजपूत काल में बहुविवाह प्रथा थी, परंतु बाल विवाह माना था। विवाह अनेक प्रकार के होते थे। क्षत्रियों में राक्षस विवाह भी क्या था, प्रचलित था। स्त्रियों की शिक्षा मतलब राजपूत युग में पुत्र सुख व पुत्र दुख का प्रतीक मानी जाती थी। और लड़कियों को शिक्षा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। राज परिवारों में लड़कियों को अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी और लड़कियों के विवाह भी बहुत जल्दी करा दिए थे। सती प्रथा, बाल प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, और पुत्रों के जन्म पर उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। और राजपूतों में जोहर प्रथा का भी क्या था, प्रचलन था। और स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी और उन्हें भोग विलास की वस्तु जो है क्या समझा जाता। और दास प्रथा भी उस समय पर ये प्रचलित थी। ठीक है, धार्मिक दिशा इन लोगों की ये थी कि ब्राह्मण और जैन धर्म प्रचलित था और बौद्ध धर्म का प्रचलन होने लगा और मंदिर में मूर्ति पूजा जो थी क्या थी, चरम सीमा पर थी। अब बारी आती है किसकी, कला की। देखिए, ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये उसी समय बना हुआ है राजपूत कालीन समाज में।
राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे और इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये देखिए भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ना, ये उत्तर भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। देखिए चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थकारों को समर्पित कई मंदिर बनवाए हैं, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है और इसे सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों के बने हैं और इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है किए जाते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल के उस समय बना हुआ है। और देखिए कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया और यह मंदिर एक रथ के आकार का है, जिसमें कितने हैं 12 पहिए हैं और 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। देखिए 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। ये रहा। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि जो है दान में देते थे और इन मंदिरों की विशेषता ये थी कि ये धन धान से क्या थे, पूर्ण परिपूर्ण थे। शिक्षा एवं साहित्य का क्या था कि राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी और इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी ये आदि क्या थे, इनके प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। और इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजेश्वर की बाल रामायण, भारवी का कीर्तनांजनियम, माघ का शिशुपाल वध, कल्लड़ की राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है और जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसी काल में क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे कि चंद्रवड़ी की पृथ्वीराज रासो का जो गाथा है वो किस में लिखी गई है, हिंदी में लिखा गया है। मंदिरों का निर्माण भी जो है करवाया गया है कि मोटे तौर पर मंदिरों की 2 शैलियां थी, एक तो उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय शैली। उत्तर भारतीय मंदिर ये थे और दक्षिण भारतीय शैली ये थी, ठीक है। और उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। जो उत्तर भारत की जो शैली होती थी उसको नागर और दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। और इसमें भेद जो आप देखिए इनके आकार में देखिए, इसको कहते थे क्या बोलते थे, इनको नागर शैली और इसको बोलते थे द्रविड़ शैली। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से गिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था और जो मध्य में मतलब बीच में जो इसको खुला रखते थे और ऊपर एक बिंदु पर क्या बना था, आकार समाप्त हो गया। और उधर जैसे लिंगराज मंदिर जैसे भुवनेश्वर में है ना, वो इसका उदाहरण है। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे, प्रत्येक खंड ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे वाले खंड से छोटा होता चला जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। और दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वदा अभाव जो है दिखाई देता था। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर के जमाने के लिए चूना व गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर चढ़ाते जाते, जिससे वे वर्षों तक टिके रहते थे और ये पत्थर एक दूसरे के भार पर ही क्या सैकड़ों साल तक क्या है टिके हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल का जो सेन वंश था, सम्मत सेन इनकी रचना करी। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासन थे और सेन शासन काल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ। इसी काल में जयदेव ने अपना प्रसिद्ध गीत कौन सा, गीत गोविंद की क्या करी है, रचना करी है। तो राजपूत कालीन की जो पूरी जो इनकी क्या बोलते हैं इसको शासनीय व्यवस्था थी, राजपूत कालीन शासनीय व्यवस्था, वो हमारी पूरी हो गई। और इसमें कला की भी उन्नति हुई थी कि राजपूत युग में स्थापित कला की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। जैसे भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर हो गया, खजुराहो का मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर भी इसी वक्त पे हुआ। ये जो उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर भी इसी का उदाहरण है।
माउंट आबू में गुरनार में जैन मंदिरों से शिखरों से विभूषित किया है। एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, मामल्लपुरम के रथ मंदिर हो गए, कांची का पल्लव मंदिर हो गया। ये सारे इन्हीं के ही क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पढ़ लेते हैं। इनको कर लेते हैं कुछ स्मृति तथ्य। जैसे चंदेल शासक धंग ने अपने अंतिम समय में प्राय के संगम में डूबकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। राजपूत काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था, लेकिन जौहर और सती प्रथा का भी क्या था, प्रचलन भी था। राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म अधिक लोकप्रिय थे। ठीक है, आगे है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर में जैन तीर्थनाथ आदिनाथ की मूर्ति है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल से हुई है और इस मत के समर्थन में विद्वानों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को खंजर नामक जाति की संतान कहा है, जो हूणों के साथ भारत से आई थी। और इतिहासकार के प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय सोमेश्वर का क्या था, पुत्र था। आगे है कि खालीमपुर लेख से पता चलता है कि बंगाल मत्स्य न्याय शासन से मुक्ति दिलाने की जनता ने गोपाल नामक सेनानी को राजा बनाया था। और धर्मपाल ने कन्नौज में एक बड़े दरबार का आयोजन किया था, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, युद्ध, यवन, अवंती, गंधा तथा कीर आदि शासकों ने क्या लिया था, भाग लिया था। जो सैन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण किया, जिसने लक्ष्मण सेन को अपनी जान बचाकर जो है भागना पड़ा था। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने चंदेलों, गहड़ावलों और चौहानों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको क्या कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और दिगंबर जैन धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों का अस्पृश्य माना जाता था। बीसल देव ने आना सागर झील और बीसल सागर नामक तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, राजपूतों द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कंदरिया का महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, तेजपाल मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में जो है जगन्नाथ मंदिर। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। ये विश्वनाथ मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर, ये 2 मंदिर भी और। तो ये चैप्टर हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। चैप्टर 4 हो गया हमारा फिनिश। आगे बढ़ेंगे, जो हम चैप्टर नंबर 4 थे, फिर जो भी है हमारा चैप्टर जो हो गया फिनिश। अब जो हम करेंगे वो हमारा चलेगा कौन सा, अरब में इस्लाम का उदय और भारत में तुर्कियों का राज्य। ठीक है, ये लास्ट जो चैप्टर होगा इसका हिस्ट्री का, कि अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ और भारत में तुर्कियों का जो राज्य है वो कैसे चला। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो जीमेल आप हमें कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। चलिए, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।